Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti, teaching you class 11th chemistry with the very first chapter, that is some basic concepts of chemistry. So in the last lecture we discussed about the laws of the chemical combination, right? हमने सारे laws study करे थे कि laws क्या क्या कहते हैं, right? In this lecture we are going to start with the Dalton's atomic theory. अब हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके मासेस, उनके स्ट्रक्चर, उसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो जो डाल्टन थे ना, उन्होंने सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी दी थी. एटम्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहली थ्योरी डाल्टन ने दी थी. ओके, सो डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे. सबसे पहला उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास मैटर होता है, कोई भी चीज मैटर की बनी है, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी है वो मैटर होता है. ठीक है, तो जो मैटर हमारा बना हुआ है वो किससे बना है? एटम से बना है, मतलब इनडिविजिबल पार्टिकल्स है एटम्स. तो डाल्टन ने सबसे पहली चीज क्या कही थी कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. तो जो मैटर बना हुआ है, मैटर के अंदर इनडिविजिबल पार्टिकल, मतलब जो आगे डिवाइड नहीं हो सकते, उन मैटर से बना है, दैट इज, उसे हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. उन्हें हम एटम्स कहते हैं, मतलब वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे एक मैटर बना है उसे हम एटम कहेंगे. और ये इनडिविजिबल है, मतलब ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता. नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा था कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है, मतलब एटम्स का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ग्रुप साइज है वो ही रीअरेंज होता है एक न्यू एलिमेंट या न्यू कंपाउंड बनाने के लिए. दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. सो और यही जो एटम्स है, ना ही इन्हें हम बना सकते हैं, ना ही इन्हें हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इनकी फॉर्मेशन हम चेंज कर सकते हैं, राइट? क्या है कि केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले तो रीअरेंज क्या होते हैं? एटम्स होते हैं. एटम्स को ही रीअरेंज किया जाता है, ठीक है. और उसमें जो एटम है, ना उसे बनाया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट उसके फॉर्मेशन को चेंज किया जा सकता है. तो ये हमारा डाल्टन का सेकेंड पोस्टुलेट था. थर्ड क्या कहता है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे हैव द सेम साइज एंड मास. अब उन्होंने क्या कहा था कि एक एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया हाइड्रोजन, ठीक है. तो जो ये हाइड्रोजन होएगा ना, किसी भी स्टेट में होएगा, कभी भी इसके जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर ही रहेंगी, मतलब उसके पास साइज और उसका मास दोनों ही सेम रहेगा. कोई भी हाइड्रोजन का अगर मैं एटम ले लेती हूँ तो उसका साइज, उसका मास हमेशा सेम ही रहेगा. ये डाल्टन ने थर्ड पोस्टुलेट में कहा था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, अगर एक टाइप का एलिमेंट है, मैं हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ठीक है, तो क्लोरीन का स्ट्रक्चर अपने जैसा क्लोरीन बहन भाई से बिल्कुल सेम ही होएगा हमेशा. आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे हैव द सेम साइज एंड मास. तो उनकी प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या है? सेम है, ठीक है. जो स्ट्रक्चर है, जो भी होएगा उनका, अगर एक ही एलिमेंट में बहुत सारे एटम है तो उनका स्ट्रक्चर, उनकी आइडेंटिटी हमेशा सेम ही रहेगी. ये डाल्टन ने थर्ड पोस्टुलेट में कहा था. फोर्थ में क्या कहते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड हैव डिफरेंट मासेस एंड साइजेस. अब क्या हुआ कि उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बोल दिया. पहले तो बोला सेम एलिमेंट है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शनल यूनिट्स जो होंगे वो अपने जैसे के लिए सेम होगी. लेकिन फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट है, मैंने बोला एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो इसके जो प्रॉपर्टीज होंगी और इसके जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होगी. अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरे पास क्या है, मैंने बोला आर्गन एंड कैल्शियम है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज, कैल्शियम और आर्गन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी, कोई भी चीज सिमिलर नहीं होगी. ये डाल्टन ने फोर्थ पोस्टुलेट में कहा था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी हमेशा डिफरेंट ही होंगी,
ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आर्गन और कैल्शियम है तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट ही होनी चाहिए। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट ही होनी चाहिए, मतलब इनका स्ट्रक्चर, इनका मास, इनकी कोई भी प्रॉपर्टी हो वो हमेशा डिफरेंट ही रहेगी। ये हमारा डाल्टन ने फोर्थ पोस्टुलेट में कहा था, राइट। फिफ्थ में क्या कहा था, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर विद सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो। तो अब उन्होंने फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या कहा था कि जो कंपाउंड है, कभी भी कोई भी कंपाउंड बनेगा, कभी भी कोई भी कंपाउंड बनेगा, उसमें जो एटम्स की रीअरेंजमेंट होएगी वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगी, वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगी। मतलब कि कोई भी मेरे पास कंपाउंड बनेगा एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन में बनेगा जिसके मुझे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पता होगी। फॉर एग्जांपल पानी H2O, तो इसके मेरे को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पता है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं एक एटम ऑक्सीजन के साथ, तो सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो यही बात डाल्टन ने कही थी कि अगर कोई भी कंपाउंड बनेगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बनेगा, राइट। तो ये 5 पोस्टुलेट से डाल्टन के, दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला पोस्टुलेट कि कोई भी मैटर बना होता है वो हमेशा एटम से मिलके बना होता है और एटम एक इनडिविजिबल यूनिट है। सेकेंड, एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, वो ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट उसके फॉर्मेशन को हम चेंज कर सकते हैं। थर्ड कहा था कि जो एटम्स हैं हमारे पास, अगर सिमिलर एलिमेंट के हैं, अगर सिमिलर एलिमेंट के हैं तो एटम्स हमेशा आइडेंटिकल होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होंगी। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी हमेशा डिफरेंट होगी, कोई भी छोटी सी चीज भी उनकी मैच नहीं करेगी। ये डाल्टन ने फोर्थ पोस्टुलेट में कहा था। और फिफ्थ में कहा है कि अगर कोई मेरे पास एलिमेंट या कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, वो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बनेगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बनेगा। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी डाल्टन की। अब ये सारी प्रॉपर्टीज में, ठीक है, डाल्टन ने जो उस टाइम की डिस्कवरी हुई थी उसके अकॉर्डिंग दी थी, ठीक है। उस टाइम जो जो चीज डिस्कवर हो चुकी थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये एटॉमिक थ्योरी प्रिपेयर करी थी। बट इन सब में डिस्कवरीज आके होती रही, ठीक है, मॉडिफिकेशंस आते रहे, तो ये जो एटॉमिक थ्योरी थी ना, ये भी कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गई, इसमें भी लिमिटेशंस आ गई। और वो लिमिटेशंस क्या थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, कि सबसे पहली चीज उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहला पोस्टुलेट था कि मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है, मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी, बट उन्होंने क्या कह दिया था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, आगे उसके पार्ट्स नहीं कर सकते। ये बात उनकी गलत थी। आगे जाके डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की, और इन तीनों की डिस्कवरी के बाद पता लगा कि एटम डिविजिबल है, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। सो पहली चीज क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स, तो पहली चीज तो यही थी कि एटम जो है वो डिविजिबल हो गए थे। दूसरी चीज है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइजेस एंड वैलेंसीज। अब उन्होंने क्या कहा था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है, एक हाइड्रोजन लिया था मैंने, एक क्लोरीन लिया था, या एक आर्गन लिया, एक कैल्शियम लिया, तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी मासेस, उनके साइज के डिफरेंसेस क्यों आते हैं, तो ये हमारे डाल्टन नहीं बता पाए थे कि क्यों ऐसा होता है कि हमारे पास हर किसी की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अगर एटम है, हर चीज एटम से मिलके बना है, और हाइड्रोजन का एटम और क्लोरीन के एटम में फिर डिफरेंसेस क्यों हैं, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है, उनके मासेस डिफरेंट क्यों हैं, तो ये बात डाल्टन नहीं बता पाए थे। दूसरी चीज थी, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो वो ये भी नहीं बता पाए थे कि एक मॉलिक्यूल बन रहा, उन्होंने बोला कंपाउंड बनेगा तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बनेगा, बट कंपाउंड बनेगा कैसे, वो कौन सी फोर्सेस होंगी जो उन्हें इकट्ठा करेगी, मतलब कि अगर मैं HCl बनाना चाहूँ तो इनके बीच में यहाँ पे कौन सी ये फोर्स है, ये फोर्स कौन सी है जो इन्हें
बाइंड कर रही है, एक साथ ला रही है, इनका कंपाउंड बना रही है, ये कौन सी फोर्स है, ये नेचर ऑफ फोर्स भी डाल्टन नहीं बता पाए थे। तीसरा था फेल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब क्या हुआ था कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो गैसेस होते हैं, गैसियस स्टेट में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वहां पर हम वॉल्यूम्स की बात करेंगे, उनकी मासेस की बात नहीं करेंगे। तो अब मेरे पास अगर एटम के मासेस डिफरेंट है, मेरे को तो एटम के मासेस के बारे में पता है ना, उन्होंने क्या बात करी, मास और साइज के बारे में बात करी, बट उन्होंने वॉल्यूम के बारे में तो बात ही नहीं करी। तो इसी वजह से इट फेल टू एक्सप्लेन द गैसियस वॉल्यूम, कि ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम नहीं बता पाए थे कि ये हमारे पास गैस के केस में हमें वॉल्यूम्स ही लेना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी डाल्टन की। नाउ तो क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, सबसे पहले कि वो ये नहीं बता पाए थे कि एटम जो है डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट होती है। दूसरी चीज़ वो ये नहीं बता पाए थे कि जो हमारा एटम है, ठीक है, वो बाइंड कैसे होता है, उनकी नेचर ऑफ फोर्स क्या है जो उन्हें बाइंड कर रही है, राइट। और तीसरा हमारे पास है कि जो मेरे पास गैसियस वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट था वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट इज, अब डाल्टन की थ्योरी पूरी रॉन्ग नहीं थी, कुछ बातें रॉन्ग थी, तो उसी को ही मॉडिफाई किया गया अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरीज। जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई उसी को ही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को मॉडिफाई करते गए, और उसके बाद हमने एक थ्योरी निकाल ली मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसमें कुछ बातें डाल्टन की थी और कुछ बातें जो डिस्कवरी हो गई थी, जो हमारे पास लिमिटेशंस दूर हो गई थी, उसके अकॉर्डिंग थी। ठीक है, तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि अब जो एटम है वो इंडिविजिबल नहीं रहा। हालांकि मैटर जो है वो एटम से ही मिलके बना है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ओनली, बट एटम जो है वो अब इंडिविजिबल नहीं रहा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्रोटॉन आ गए एंड न्यूट्रॉन्स आ गए। ठीक है, अब पहले क्या था, पहला पोस्टुलेट डाल्टन ने कहा था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स विच आर इंडिविजिबल, राइट, विच आर इंडिविजिबल इन नेचर। अब क्या उन्होंने बोला कि मैटर जो है, अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मैटर अभी भी एटम से ही मिलके बना है, बट एटम जो है अब डिविजिबल है। ठीक है, अब डिविजिबल है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों प्रेजेंट होते हैं। So the atom is no longer supposed to be indivisible as it contains electrons, protons and neutrons, right? पहले चीज ये कि अब हमारे पास एटम जो है वो डिविजिबल हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। दूसरी चीज, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में हैव द सेम मासेस। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर सेम एलिमेंट है उनके मास तो सेम हो सकते हैं और हैव डिफरेंट मासेस, have different masses। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, उसके जो एटम्स है उसके डिफरेंट मास हो सकते हैं और एटॉमिक नंबर सेम रह सकता है, एटॉमिक नंबर सेम रह सकता है बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। तो बेसिकली आइसोटोप्स होते क्या है, आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास डिफरेंट मास नंबर होता है बट सेम एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स कौन से हैं, आइसोटोप्स कौन है, same mass number, same atomic number but different mass number। उनके मास नंबर डिफरेंट हो सकते हैं बट एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप प्रेजेंट है, H11, H12, H13। ठीक है, तो अगर हम इधर ध्यान से देखें तो यहाँ पे इनके एटॉमिक मासेस जो है वो हर बारी डिफरेंट होते जा रहे हैं बट एटॉमिक नंबर हमेशा सेम है। तो एक एलिमेंट के डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास नेचर में आइसोटॉप्स प्रेजेंट है। आइसोटॉप्स कौन से, जिनके पास डिफरेंट मास नंबर होता है बट सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहेगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारे पास क्लोरीन का हो गया,
ठीक है, क्लोरीन इज 1734 भी होता है एंड क्लोरीन इज 1735 भी होता है। ठीक है, तो ये भी एक आइसोटोप है। क्यों? क्योंकि इनके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट हो गए। तो जैसे ही मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम आ जाती है, ऐसी कैटेगरीज को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। और ये जो है, अब ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट बन गया कि अब हमारे पास एलिमेंट के डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं। ये अब हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट बन गया। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव द सेम मासेस। अब अलग अलग एलिमेंट्स के सेम मास हो सकते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स भी हो सकते हैं। पिछले केस में हमने क्या किया, आइसोटॉप्स में क्या है, अगर हम आइसोटॉप्स की बात करें तो सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब आइसोबार्स है, आइसोबार्स के केस में क्या आ गया, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अब मेरे पास सेकंड पोस्टुलेट में मेरे पास आइसोटॉप्स की बात है कि अगर सेम एलिमेंट है उसके मासेस डिफरेंट हो सकते हैं, बट अगर मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके मासेस सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर मेरे पास 18 है बट इसका मास होता है 40, एंड कैल्शियम का भी एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है बट मास नंबर है 40। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इनके एटॉमिक नंबर्स जो है वो डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। तो जैसे ही ऐसे स्ट्रक्चर्स आ जाए जिनके मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। तो यहाँ पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थर्ड लॉ दे रही है। थर्ड लॉ में क्या कह रही है वो, कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब सेम स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज हो सकती है। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके सेम मासेस हो सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर भी हो सकती है। तो ये हमारे पास एटॉमिक थ्योरी की थर्ड पोस्टुलेट बन जाता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव द सेम मासेस बट दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकते हैं बट सेम मासेस भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम। और इसी प्रॉपर्टी ये कहाँ से आई थी, आइसोबार्स के केस से आई थी, जिनके मासेस जो है वो सेम थे बट एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट थे। ये हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट बन गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। बेसिकली बाकी सारे पोस्टुलेट जो थे वो हमने डाल्टन के लिए थे कि जो कंपाउंड है वो बनता है, वो किससे बनता है, एटम से बनता है, जो कि नीदर क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड है, बट उसकी फॉर्मेशन को हम चेंज कर सकते हैं। अगर कंपाउंड बनेगा तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में ही बनेगा, उसकी मेरे को रेशो पता होगी कि कितने एटम्स किस एलिमेंट के रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी। तो बेसिकली एटॉमिक थ्योरी हमें एटम्स के बारे में बता रही है कि उनके स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, क्या क्या चीज़ हमें बेसिक्स हमें एटम्स के बारे में बताती है। नाउ द नेक्स्ट इज कैलकुलेशंस। अब हम इस लेक्चर में कैलकुलेशन स्टडी करने वाले हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। आज हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है कि हमें पता हो, अभी हमने बात करी है कि कंपाउंड में हमेशा एक कांस्टेंट नंबर या होल नंबर रेशो में एक एलिमेंट रिएक्ट करेगा। ठीक है, अगर मैं पानी की बात करूं तो H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो मेरे को ये बता रहा है ना कि ये जो नंबर्स बता रहे हैं कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, इसी को ही एटॉमिसिटी कह दिया जाता है। ठीक है, तो एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब एक मॉलिक्यूल सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक एलिमेंट के, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी।
सो एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के कैसे डिफाइन किया जा सकता है, नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल सब्सटेंस में, तो ये हमारा एटॉमिसिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर की बात करें तो यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, तो ये मेरे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 होगी। ऑक्सीजन के 1 एटम प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या होगी, 1 होगी, बट वाटर के केस में, ठीक है, वाटर के केस में। अब यहाँ पे एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ऑफ O2, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल O2 प्रेजेंट है तो मुझे क्या दिख रहा है कि दो एटम ऑक्सीजन के रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 2। अगर O3 है तो उसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 3, उसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं 3, ओजोन में 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो 3 मेरी एटॉमिसिटी होगी। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में 2 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है तो 2 मेरी एटॉमिसिटी होगी। एक रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन के केस में कैसे देखेंगे कि H2 + Cl2 क्या दे रहा है, 2HCl दे रहा है, ठीक है। अगर हम इसको बैलेंस ना करें तो बेसिकली ये क्या है, हाइड्रोजन + क्लोरीन HCl दे रहा है ना, हाइड्रोजन + क्लोरीन HCl दे रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल ये बन रहा है, एक एटम और एक एटम ये, मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो यहाँ पर एक एटम हाइड्रोजन का है, एक एटम क्लोरीन का है और एक मॉलिक्यूल मेरे पास HCl का बन रहा है। बट ये साइड डायटोमिक गैसेस है ना, हाइड्रोजन क्लोरीन डायटोमिक गैस है, तो सिंगल कभी भी रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हमने यहाँ पर H2 और Cl2 यूज किया, तो बैलेंस करने के लिए 2HCl लग जाएगा। क्लियर, तो ये अब डायटोमिक गैसेस है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, मेरे को क्या पता लग रहा है, सॉरी, हाँ जी, क्या पता लग रहा है कि इसका आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, इसका आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, तब एक मॉलिक्यूल बन रहा है HCl का, है ना, इसका हाफ बनेगा, इसका हाफ रिएक्ट करेगा तो एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो हाफ मॉलिक्यूल, अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो क्लोरीन में कितना हो गया 2 एटॉमिक, उसकी एटॉमिसिटी होगी 2, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, अगर हम यहीं से देखें तो 2 एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं तो एटॉमिसिटी होगी 2, क्योंकि यहाँ पे देखो रिएक्शन में तो मेरी हाफ मॉलिक्यूल लग रही है, बट इन दी थ्योरेटिकल वे, इन दी एक्सपेरिमेंट वे ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर पूरी रिएक्शन को लिया कि 2 ही इसका क्लोरीन का एटॉमिसिटी होएगा, क्योंकि हम इसके हाफ नहीं ले सकते क्योंकि ये डायटोमिक गैस है, इसलिए। तो डायटोमिक गैसेस की एटॉमिसिटी क्या होगी 2 होगी। ट्राइएटॉमिक जैसे कि N3 है, नाइट्रोजन है, ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी 3 होगी, O3 है, ओजोन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मोनोटॉमिक गैसेस है जैसे कि हीलियम है, ठीक है, हीलियम है, आर्गन है, इनकी एटॉमिसिटी क्या होगी 1, क्यों, क्योंकि ये एक ही में रह रहे, डायटोमिक की 2, ट्राइएटॉमिक की 3, तो जैसे हमारी नेचर ऑफ गैस होएगा उसी के अकॉर्डिंग एटम्स की प्रेजेंस भी होगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास, एटम्स का मास। एटॉमिक मास बेसिकली क्या है, एटम्स का मास। जब हम एटम्स के मास के बारे में बात करते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं एटॉमिक मास। तो अब एटम्स का मास जो था वो हमने कहाँ से डिफाइन किया था, हमने कार्बन के 12th आइसोटॉप से डिफाइन किया था। हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने लिया हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है, उसको लेके चलते हैं और उसके रिस्पेक्ट में सबके बारे में बोलेंगे, सबके एटम्स के मास के बारे में बोलेंगे। बट क्या हुआ कि हाइड्रोजन का जो 1,1 आइसोटॉप है, 1,1 आइसोटॉप है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है बट एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जिसके वजह से इसका मास डिफर कर जाता है। इसलिए हमने दूसरी स्मॉलेस्ट यूनिट ली, कार्बन का 12th आइसोटॉप, कार्बन का 12th आइसोटॉप। तो एटॉमिक मास क्या कहते हैं कि वो कितना, एक एटम कितना भारी होएगा जब हम उसको 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से करेंगे। जब हम उसका मास 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से करेंगे तो जितना भी उसका भारीपन आएगा, मतलब जितना उसका एक्स्ट्रा वेट आएगा, वो हमारा एटॉमिक मास कहलाएगा उस एलिमेंट का। So, atomic mass is defined as the number that expresses as how many times
एन एटम ऑफ एलिमेंट मतलब एक एटम एलिमेंट का कितना ज़्यादा भारी है, हैवियर देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, मतलब कि कार्बन के 12th आइसोटॉप से कितना ज़्यादा भारी है, ये हमारा एटॉमिक मास कहलाता है। सो एटॉमिक मास इज नथिंग बट हमने उसका हैवियर निकालना है कि 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम से कितना ज़्यादा हैवी होगा वो एटम, तो वो हमारा एटॉमिक मास कहलाएगा। बट दिस इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी हम ग्राम एटॉमिक मास वगैरह निकालेंगे तो वो हमारे पास सिंपलर कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक मास की यही डेफिनेशन है कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। अब इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है एटॉमिक मास की, डेट इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ये होती है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है AMU। ये हमारे पास साइंटिफिकली पहले जब हम यूज करते थे एटॉमिक मासेस तो हम AMU और U में डिफाइन करते हैं, सेम इसी का शॉर्ट वर्जन है U, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज थी, तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हमारे पास जब भी हम एटॉमिक मास निकालेंगे तो AMU या U के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और AMU की डेफिनेशन होती है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जो है एसआई यूनिट है एटॉमिक मासेस की। सो एटॉमिक मास क्या कहता है, मास ऑफ एन एटम, उस एटम का भारीपन डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन एटम के से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा, और इसकी एसआई यूनिट है AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास। अब देखो हर एक एलिमेंट में एक एटम तो प्रेजेंट नहीं होगा, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होएगा, तो क्या होता है कि उधर से हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक और एक्सट्रैक्ट किया, मेटलर्जी हमने क्लास 10th में पढ़ी है। मेटलर्जी क्या कहती है, हमने एक और या मिनरल एक्सट्रैक्ट किया। अब उसमें एक आइसोटॉप तो नहीं प्रेजेंट होगा, एक कार्बन तो नहीं प्रेजेंट होगा, उसके आइसोटॉप्स प्रेजेंट होंगे। तो जब हम आइसोटॉप्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास का वैल्यू आती है, ठीक है। उस केस में हम किसकी बात करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास की। तो बेसिकली क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि जब हमारे पास डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं, एक ही एलिमेंट है बट उसके आइसोटॉप्स प्रेजेंट है, तो हमने उसका एक एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, जिसके हेल्प से हमें पता लग जाए कि परसेंटेज अबंडेंस क्या है। तो इससे हम वैसे परसेंटेज अबंडेंस भी कहलाते हैं कभी कभी, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हम परसेंटेज अबंडेंस का केस लेके चलते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो थ्योरेटिकली ये क्या कहता है कि रिलेटिव मास जो है वो कार्बन 12th आइसोटॉप के बराबर सा होना चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ रिलेटिव मास, मतलब कि जितने भी मासेस दिए हुए उसका एवरेज करेंगे, और वो किससे कंपेयर करना है, हमने कार्बन के 12th आइसोटॉप से कंपेयर करना है। तो जब हम कार्बन के 12th आइसोटॉप से कंपेयर करते हैं और उसका एवरेज रिलेटिव मास निकालते हैं तो उसे हम एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। सो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, P1A1, P2A2, P3A3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय 100। देखो एवरेज निकालने तो इसलिए डिवाइडेड बाय 100, एंड यहाँ पर मेन क्या है 100 से डिवाइड करने का, ये जो P है ना ये है परसेंटेज अबंडेंस, ये है परसेंटेज अबंडेंस। कहने का मतलब क्या है कि कितनी परसेंट उस और या उस मिनरल में मेरा एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट है। मतलब मेरे को फॉर एग्जांपल कार्बन निकालना है, तो कार्बन का कितना प्रेजेंट ये आइसोटॉप प्रेजेंट है, 12%, 13%, 50%, कितना वो कार्बन का आइसोटॉप प्रेजेंट है उस और या मिनरल में, तो वो हमारी होती है परसेंटेज अबंडेंस। और जो ए होता है ये होता है मेरे पास एटॉमिक मास, क्योंकि हमें पता है क्या होता है कि जो हमारे आइसोटॉप्स होते हैं उनके जो है एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसलिए जो ये ए है उनके डिफरेंट एटॉमिक मास प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो A1, A2, A3 ये डिफरेंट एटॉमिक मासेस है कि कितने एटॉमिक मासेस प्रेजेंट है, और जो ये P वैल्यूज है ये है परसेंटेज अबंडेंस। सो वेयर P इज इक्वल्स टू परसेंटेज अबंडेंस एंड A इज द एटॉमिक मास, क्योंकि मिनरल में हम किसकी बात करें, उसके आइसोटॉप्स की बात करें, और आइसोटॉप्स के डिफरेंट मासेस होते हैं वो
एंड उसकी परसेंटेज वैल्यू की कितना परसेंट वो वैल्यू प्रेजेंट है हमारे मिनरल या ओर में, ये चीज़ हमारी एवरेज एटॉमिक मास निकलवाती। सो इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर करने के लिए, दैट इज नाइट्रोजन हैज़ द फॉलोइंग 2 आइसोटॉप विद रिलेटिव अबंडेंस एंड एटॉमिक मासेस एज शोन अगेंस्ट इट। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि ये मेरे पास एक टेबल है, इसकी एवरेज एटॉमिक मास निकालो। ठीक है, टेबल क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो 14, नाइट्रोजन का 14th आइसोटॉप, मतलब कि जब उसका मास 14 है तब उसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है उसमें 99.33% है, और जब उसका नाइट्रोजन का 15 मास है, ठीक है, वो तब उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 0.67% और उसका एटॉमिक मास है 15। तो इसकी एवरेज एटॉमिक मास निकालो। सो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे पास एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ इसको, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ये क्या आएगा, 2 ही अब मेरे पास प्रेजेंट है तो मैं दो तक लिखूंगी P1A1 प्लस P2A2 डिवाइडेड बाय 100। अब फर्स्ट केस में जब नाइट्रोजन 14 था, नाइट्रोजन 14 था तो मेरे पास परसेंटेज अबंडेंस क्या थी, 99.33%, 99.33%। तो 99.33 इंटू में जब 14 था, और जब हम P2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 0.67, परसेंटेज अबंडेंस मेरी 0.67 है, इंटू में 50 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है कि जब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू की, जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू है उसकी वैल्यूज ली, जो मेरे पास फर्स्ट वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू ली, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर ये इन दोनों का प्रोडक्ट, और जब इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करके डिवाइड कर दिया बाय 100। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई फर्स्ट की इंटू सेकेंड, देन प्लस किया तो ये वैल्यू आएगी 14.0067। ठीक है, ये कुछ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एवरेज एटॉमिक मास की, बेसिकली वो उस नाइट्रोजन का कितना एवरेज एटॉमिक मास प्रेजेंट है अगर उसके आइसोटॉप्स के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज ग्राम एटॉमिक मास। कुछ नहीं है, वही बात है, एक एटम के मास को जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, जब हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देंगे उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। मतलब कि पहले ऐसा यूनिट क्या थी, AMU, अब उसको हमने ग्राम में लिख दिया तो वो हमारे पास हो गया ग्राम एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जब भी हम एक एलिमेंट के मास को ग्राम में लिख देंगे तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मतलब जो भी एटॉमिक मास आएगा, U के फॉर एग्जांपल मैंने लिया O2, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मेरा 16U था, इसको मैंने लिख दिया 16 ग्राम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास, ये हो गया एटॉमिक मास, और विच इज इक्वल्स टू ग्राम एटम। ग्राम एटम मतलब 1 ग्राम एटम। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो, कुछ नहीं है कि ऑक्सीजन की वैल्यू पहले थी 16U। ठीक है, मतलब उसका एटॉमिक मास था 16, अब उसको मैंने ग्राम में लिख दिया 16G करके, तो वो हो गया ग्राम एटॉमिक मास। बात एक ही है, अगर हम किसी भी चीज को ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो चीज क्या हो जाएगी, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जब हम मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स का मास निकालेंगे उसे हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि क्या कह रहा है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में उन सब का सम अप कर देंगे तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मतलब कि सारे जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल है तो जैसे H2 है, ठीक है, HCl है, तो इन सब का अलग अलग जो वैल्यू आएगी उन सबको हम प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया मीथेन, दैट इज CH4। तो इधर से हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। पहले उसके लिखेंगे एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी मतलब कितना एटम वो प्रेजेंट है। अब कार्बन का 1 एटम प्रेजेंट है तो आगे लिखा मैंने 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। कार्बन 1 प्रेजेंट है तो कार्बन के एटॉमिक मास से
मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे एलिमेंट पे हम शिफ्ट करें, ये है ना मेरा, तो इस पे शिफ्ट कर रही हूँ मैं, हाइड्रोजन पे शिफ्ट कर रही हूँ, दूसरे पे जा रही हूँ, तो क्या लेंगे सम। हमने बोला था ना कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस, तो सम। अब हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है 4, मतलब 4 एटम्स प्रेजेंट है, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब पहले हमने क्या किया कि एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन देखी कि एक ही प्रेजेंट है, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, जो भी एटॉमिक मास में को कार्बन का पता है उससे, फिर दूसरे एलिमेंट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि कितने एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है 4 है, तो इसलिए एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 4। अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है 12 और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1, तो 12 + 4 कम्स आउट टू बी 16 U लिख लेते हैं अभी यहाँ पे 16 U। ठीक है, यहाँ पर हम अभी एटॉमिक मासेस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ग्राम्स के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रहे, तो मैंने इसलिए लिख दिया 16 U। ठीक है, अगर जैसे कि वाटर के निकालनी है तो वाटर के कैसे करेंगे, 2 इंटू, यहाँ पे एटॉमिसिटी हाइड्रोजन की 2 है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर दूसरे एलिमेंट पे शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन पे, प्लस एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की क्या है 1, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16, कम्स आउट टू बी 18 U। ठीक है, ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगाने का तरीका कि जो भी कंपाउंड होगा सबसे पहले उसकी एटॉमिसिटी देखो, फिर उसको एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करो, नेक्स्ट पे शिफ्ट करो तो प्लस लगा दो, सेम प्रोसेस रिपीट करना है हमने, वो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकालने का प्रोसेस है। राइट, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास ग्लूकोज का मास निकालना है, डेट इज C6H12O6। मुझे ग्लूकोज का मास निकालना है C6H12O6। तो बेसिकली क्या है, मेरे पास यहाँ पर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो देखो सबसे पहले कितना प्रेजेंट है, कार्बन 6 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितना 12 प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन कितना 6 प्रेजेंट है। वही चीज यहाँ स्टेटमेंट वाइज लिखी है कि 6 कार्बन प्रेजेंट है, उसको हमने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट करें, कार्बन टू हाइड्रोजन जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, देन 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का जो भी मास है वो, फिर अगेन ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर रहे हैं तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। राइट, तो इधर हमने वैल्यूज पुट करेंगे कि कार्बन की 12 है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो जब हमने सबको इकट्ठे सम अप किया तो यहाँ पर आ गया 180 U। अभी मैं U क्यों ले रही हूँ, वैसे तो हम ग्राम भी लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ने ग्राम मॉलिक्यूलर मास का। ठीक है, तो ये जो 180 U होएगा ये बेसिकली 180 G के बराबर ही होएगा, 180 G के। ठीक है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के ही बराबर होता है। आगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब भी कोई चीज, ठीक है, ग्राम में आ गई तो उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। ग्राम एटॉमिक मास कह सकते हैं, ठीक है, अगर एटम्स का मास है तो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर का मास है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कुछ नहीं है, बस ग्राम्स में लिख दिया, उसी वैल्यू को G के रिस्पेक्ट में लिख दिया, ग्राम के रिस्पेक्ट में लिख दिया, तो वो हो गया हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब कुछ एक और क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ताकि हमने आज जितना भी पढ़ा है वो मेरा बेसिक क्लियर हो जाए। तो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालो शुगर का। अब शुगर का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। वैसे ये शुगर ही है बट शुगर का बड़ा भाई है, डेट इज सुक्रोज। ठीक है, इससे पहले जो हमने किया था वो था ग्लूकोज, ये है सुक्रोज। ठीक है, तो ये शुगर का ही बड़ा भाई है। तो ये क्या है, C12H22O11। सबसे पहले हमें इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का मास क्या होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब इनकी एटॉमिसिटी से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन हो गया 12, यहाँ पर हो गया 22, O हो गया 11, तो ये वैल्यू आएगी 144, इधर आएगा 22, इधर आएगा 176।
ठीक है, सबको सम अप करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 342 ग्राम्स। तो ये मेरे पास आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर वैल्यू। ठीक है, हमारे शुगर के फॉर्मूला के ये आ गया हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे मैंने इसको जी के रिस्पेक्ट में लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इज द मास ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि जब हमने ग्राम एटॉमिक मास कर रहे थे तो मैंने एक रिस्पेक्टिवली बोला था कि ग्राम एटम के बराबर होगा, मतलब एक एटम के बराबर होगा। अब इधर क्या कहना है, मतलब 1 ग्राम ऑफ एटम जो है मेरे पास, 1 ग्राम तो नहीं बोलेंगे, 1 एटम का जो मास होएगा इज इक्वल टू 342 ग्राम्स। 342 ग्राम्स, तो 0.5 का कितना होगा, 0.5 ऑफ एटम, तो 342 इंटू 0.5 एंड 0.5 इज नथिंग बट हाफ, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 171 ग्राम के बराबर। ठीक है, 171 ग्राम के बराबर आ जाएगी। सिंपल यूनिटरी मेथड हमने अप्लाई की। नेक्स्ट इज ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ शुगर इन 547.2 ग्राम। अब उसने क्या बोला कि मेरे को उल्टा कर दिया, पहले तो उसने पूछा था कि इस इतने एटम में कितना ग्राम प्रेजेंट है, अब उसने पूछा कि इतने ग्राम में कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो मैं क्या लिखूंगी कि मेरे पास 342 ग्राम में अगर 1 एटम है तो मेरे पास 547.2 ग्राम में कितना प्रेजेंट होएगा। अगेन यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ये वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास या आगे जो हमें फाइंड आउट करनी होती है वो आगे आके मल्टीप्लाई होती है, और जो उसके ऊपर रिस्पेक्ट में दी हुई होती है, मतलब जो हमारे पास मोलर वैल्यू ऑलरेडी होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं एंड तो इट कम्स आउट टू बी 1.6 एटम। तो हमारे पास अगर 342 एक एटम में है तो 547.2 जो होगा वो 1.6 एटम में प्रेजेंट होएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या क्या चीज़ स्टडी करी। दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, उन्हीं के ग्राम में रिस्पेक्ट करना, ठीक है, उनको कैलकुलेट करना। आज हमने ये सब कुछ क्लियर कर दिया। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कंसंट्रेशंस के बारे में बात करेंगे। So thank you students, we'll meet you in the next lecture. Thank you from the World Students Co.